डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे पहली चीज अपने को आनी चाहिए दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री, है ना। सबसे पहले अपन ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करते थे, ठीक है। तो उसी की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है y डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। क्या ऑर्डर होगा इसका? ऑर्डर क्या होगा? क्या ऑर्डर? टू। ऑर्डर नहीं, सर ऑर्डर ऑर्डर 1 होगा और हाँ, डिग्री और 2 होगी। बिल्कुल ऑर्डर 1 होगा, डिग्री 2 होगी। ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, और डिग्री होती है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी पावर क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है e की पावर y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। ऑर्डर हो जाएगा 3, बिल्कुल। y ट्रिपल डैश प्रेजेंट है, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री नॉट डिफाइंड इसलिए होगी क्योंकि जो डेरिवेटिव्स हैं y डैश y डबल डैश वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। ये कंडीशन होती थी डिग्री डिफाइंड होने की। डिग्री तभी डिफाइंड होती थी जब जो डेरिवेटिव्स हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में हो। ये e की पावर y डैश, e की पावर y होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, e की पावर x होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। e की पावर y डैश, e की पावर y डबल डैश, और जरूरी नहीं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव e की पावर में साइन के साथ साइन ऑफ y डैश, ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तभी डिग्री डिफाइंड होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर कहीं पे भी साइन y डैश दिख गया या e की पावर y ट्रिपल डैश कुछ ऐसा दिख गया तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट था, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना और दूसरा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। मैं इसका मोटा मोटा कंसेप्ट बता देता हूँ। सी, हमें क्या करना होता है, हमें जैसे 4 तो कांस्टेंट है, लेकिन जो a है दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटाना होता है। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं हम उतनी बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y y डैश इज इक्वल टू 4a। तो गिवन इक्वेशन का यूज करके और जो इक्वेशन आई, इन दोनों का यूज करके हमें a को हटाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हो, y इज इक्वल टू 2y डैश x, ठीक है। ये बन जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते थे उतनी बार ही हमें डिफरेंशिएट करना अलाउड होता था। उससे कम बार करोगे तब भी सोल्व नहीं होगा, उससे ज्यादा बार करोगे तब भी सोल्व नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्टली जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, कहने का मतलब अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x स्क्वायर, ये c1 प्लस c2 तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, ये एक्चुअली में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको k नाम दे दो, तो y इज इक्वल टू kx के लिखा हुआ है, तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ। तो अब आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है। समझ में आई बात? ये हुआ? यस सर। ठीक है। तो बट अभी क्या हो गया ना, अब ये वाली एक्सरसाइज आपके सिलेबस में से हट चुकी है, ठीक है। तो मेरे को लगता है अभी अगर बोर्ड में से हटाइए तो जेई में भी नहीं आनी चाहिए एक्सरसाइज, ठीक है। बट हाँ, लॉजिक ये होता था, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का लॉजिक ये होता था, ठीक है। तो जब बोर्ड की प्रैक्टिस करोगे तब आप इसको छोड़ सकते हो, बट अभी फिलहाल के लिए समझ ही लो इसको, ठीक है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना है, और उससे ज्यादा बार करोगे तब भी काम नहीं बनेगा, उससे कम बार करोगे तब भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन सोल्व करने पे, ठीक है। सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब सोल्व करने के अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे सबसे पहले टाइप है वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक, वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक, ठीक है। ये क्या होता था, जैसे मान लो dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 4x वाई स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था, y वाली टर्म सारी dy के साथ चली जाती थी और x वाली सारी टर्म्स dx के साथ चली जाती थी। एक बार आपने ये चीज अचीव कर ली कि y वाली सारी टर्म्स dy के साथ, x वाली सारी टर्म्स dx के साथ, अब दोनों तरफ आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस c आपको एक ही तरफ ऐड करना है, चाहे इस तरफ करो चाहे इस तरफ करो, लेकिन ऐड आपको एक ही तरफ करना है, ठीक है। दोनों तरफ नहीं करना है, ठीक है।
पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद जब सब कुछ इंटीग्रेट हो जाए तो सीधा सीधा प्लस सी लगा देना आपको, ठीक है। तो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक, ठीक है। y वाली साइड टर्म्स gy के साथ, x वाली साइड टर्म्स gx के साथ, और वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसको सोल्व करो। x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स के प्लस वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या बनता है। सर ln of x square plus 1 plus ln of y square plus 1 plus c is equal to 0. ln ऑफ एक्स के प्लस वन प्लस ln ऑफ वाई के प्लस वन इज इक्वल टू सी बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जनरली क्लब किया जाता है, x के प्लस वन इंटू वाई के प्लस वन। सी आगे तो जैसे आपने वेरिएबल सेपरेबल लगाया, फिर उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ लेना देना नहीं है, उसमें बस फिर इनडेफिनेट का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ई की बार सी को नया नाम सी भी दे सकते हैं, के दे सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। एक्स के प्लस वन इंटू वाई के प्लस वन इज इक्वल टू के आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको जनरली आंसर इस फॉर्म में दिखेगा। जब सब जगह लोग आ रहे हैं तो हाँ सौरभ करता हूँ सोल्व, ठीक है। तो लोग्स को क्लब कर देते हैं, ठीक है। सौरभ कुछ नहीं, देखो क्या करना है इसमें, एक सेकंड। जैसे इसमें ऐसा लिखेगा तू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स के प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई अपॉन वाई के प्लस वन। ऐसा करने के बाद दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दे, ठीक है। इसको एक्स के प्लस वन को टी ले ले तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ लॉग एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वाई के प्लस वन को टी ले ले, ठीक है, log ऑफ वाई के प्लस वन प्लस सी, वहां से सोल्व हो जाएगा ये, ठीक है। बस हाफ ऑफ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज कर सकते हैं। क्लियर भाई? बाकी सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन है। कई बार आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल देंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे? वो बोल देंगे कि ये जो कर्व है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और वो कर्व 0,1 से पास करता है। तो कुछ नहीं, आपको k की वैल्यू निकालनी है। x को 0 पुट करो, y को 1 पुट करो, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका x के प्लस वन इंटू वाई के प्लस वन इज इक्वल टू 2। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। जो कांस्टेंट आपने ऐड किया था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू निकालनी होती है बस। वो गिवन होगा कर्व में, इसका काम बिल्कुल एंड में आएगा कि ये कब 0,1 से पास करता है, तो 0,1 पुट करके k की वैल्यू निकाल दी और सोल्व कर दिया, ठीक है। सर 0,1 जो लास्ट इक्वेशन है उसमें डालना है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें डालना है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। देखिए रुको, ठीक है। ये तो था बिल्कुल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक थी कि सीधे से वेरिएबल सेपरेबल किया और सोल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये आपकी बुक्स में नहीं मिलेगी, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक बार ढंग से लिख लेना, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वीएस मतलब वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। ये टाइप 2 है आपकी, ठीक है। सी इसमें क्या होता है ना, जब फंक्शन जो होता है ना, जैसे dy बाई dx जो है, वो कुछ ऐसा फंक्शन होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब कुछ ऐसा लीनियर, एक्स और वाई में कुछ लीनियर रिलेशन होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी को आपको t पुट कर देना है, ठीक है। फिर ये पूरी इक्वेशन आपकी t और x की टर्म में चलेगी। आप डिफरेंशिएट कर दोगे इसको x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा a प्लस बी dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx,
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी, यहां पुट कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पूरा फंक्शन जो है वो t की टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो x है वो मतलब जो y है वो सारा एलिमिनेट हो जाएगा, y की जगह हर जगह t दिखेगा या x दिखेगा, ठीक है। जब आप ये चीज कर दोगे, ठीक है, तब जो नई फॉर्म बनेगी जो t और x की टर्म में बनेगी वो आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिखेगी। सीधा सीधा जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई, लेकिन ये वेरिएबल सेपरेबल सीधा सीधा नहीं कर सकते, आपके लिए पॉसिबल नहीं है ये कि एक्स वाई टर्म्स gx के साथ चली जाए और वाई वाई टर्म्स dy के साथ चली जाए, वो चीज आप कर नहीं सकते, यहाँ पे आप देखोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे बस सीधा से जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको t पुट कर दो, उससे क्या होगा देखो, 1 प्लस dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वो ये बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, dt बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आओ। अब आगे आपको खुद समझ में आ ही गया होगा कि अब क्या करना है, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स t इज इक्वल टू x प्लस c, ये बन गया। अब t को आप x प्लस वाई भी लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको t पुट करके आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई No, डाउट? sir. ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है, ये नोट कर दो पहले। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये भी वैसी टाइप का ही है, मेरे को मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन दोनों जगह सेम दिख रहा है एक्स प्लस वाई, अगर यही अलग अलग हो गया फिर इसको टी पुट करके काम नहीं चलने वाला, ठीक है। देखो अब मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि भाई इन दोनों को टी पुट कर सकता हूँ, बट बेटर है कि इसको पूरे को टी पुट करो ताकि अंडर रूट थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। और इससे भी अच्छी चीज है अगर आप इस पूरे को टी स्क्वायर पुट कर देते हो, ठीक है, टी स्क्वायर पुट करने से अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा, थोड़ा और इजीली सोल्व हो जाएगा। आप चाहो तो इसको टी पुट कर सकते हो, फिर अंडर रूट टी घूमता रहेगा, उसको भी सोल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बट अगर टी स्क्वायर पुट करना चाहो उससे भी काम चल जाएगा, तो डिफरेंशिएट करके आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt बाई डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी t इंटू 2t dt बाई डी एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस वन, एक्स प्लस वाई इज टी स्क्वायर माइनस वन, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू। अब आप इसको सोल्व करो, ठीक है, इसको इस तरह ले जाओ, प्लस वन इस तरह ले जाओ, अब आगे इसको सोल्व करो, ठीक है। आप सीधा से टी भी पुट कर देते तब भी काम चल जाता, हो सकता है आपको अंडर रूट ऑफ टी को फिर से जेड मानना पड़ता, तो घूम फिर के बात वही हो जाती, ठीक है। लेकिन मतलब एक्स प्लस वाई को तो टी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए अपने को, थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाएं, एक्स प्लस वाई को टी लेने के से अंडर रूट भी खत्म नहीं हो रहा और कुछ खास काम नहीं बन रहा, या तो अगर टी भी लेना है, टी स्क्वायर नहीं भी लेना, तब भी 1 प्लस एक्स प्लस वाई को टी लो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा, पूरा पूरा टी होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी खास, ठीक है। तो अगर लेना भी है टी लेना है, टी स्क्वायर नहीं भी लेना, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई को टी लो, ठीक है, ताकि अंडर रूट के अंदर एक टर्म बचे, सिर्फ अंडर रूट के अंदर टी प्लस वन कुछ ऐसा ना बने, ठीक है। करो सो।
टी के साथ जो एक्सप्रेशन होगा वो ये बनना चाहिए, देखो सही बनना है आपका, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। क्या यही बन रहा है क्या एक्सप्रेशन? यस सर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेगा सौरभ आगे? न्यूमरेटर को लिख लेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ। हम ठीक है वो भी कर सकते हैं, सर डिवाइड कर देंगे सीधे। डिवाइड भी कर सकते हैं सीधा सीधा, हाँ पार्शियल फ्रैक्शन वाला टेक्निक भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन भी लग जाएगी, सौरभ वाला मेथड भी काम कर जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जैसी टर्म्स भी हैं, तो a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c भी लिखना पड़ेगा सौरभ देखो, क्योंकि तीन कोफिशिएंट्स मैच करने हैं ना, देखो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तीन कोफिशिएंट मैच करने हैं, तो तीन कोफिशिएंट मैच करने के लिए तीन अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर प्लस c भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। नहीं तो बेटर वे इज कि सीधा सीधा डिवाइड करो, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशिएंट आएगा 2 और जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, ये जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। कर लोगे ना, सॉल्व कर लोगे ना इसको यार? जी सर। तो इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक आप मतलब रिड्यूस कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई में लीनियर एक्सप्रेशन हो और वो एक जैसा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे एक्स प्लस टू वाई है, फिर ये मेथड काम नहीं करेगा। जब यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि सेम सेम लीनियर एक्सप्रेशन है, तो टी पुट करके काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, इसको बाकी अब नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, इसको आगे तो सोल्व कर लेना। मैं फाइनेंस बता देता हूँ, फाइनेंसर है जो मेरे पास, एक सेकंड को फाइनेंसर लिख लो। फाइनेंसर है 2 टाइम्स टी प्लस 1/3 लोगों, ये पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व किया हुआ है, टी माइनस 1 माइनस 4/3 log ऑफ टी प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, फाइनल आंसर लिख लो, सोल्व आप इसको बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ में आई? फॉर्म समझ में आई सबको? यस सर। नेक्स्ट है थर्ड टाइप है, जब dy बाई डी एक्स ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, और ये दोनों b1 एंड a2 dy बाई डी एक्स इस तरह का एक्सप्रेशन है, b1 और a2 दोनों सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइड, यानी कि b1 इज माइनस a2। आप ऐसा भी सोच सकते हो b1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। जब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन के हैं, ठीक है, और इन दोनों का सम 0 है, वो वाली फॉर्म थर्ड कैटेगरी है, जब b1 प्लस a2 इज 0, dy बाई dx इज ऑफ दिस कैटेगरी। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे पिछले वाला फॉर्म नहीं लग सकता, क्योंकि a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y नहीं है, यहाँ पे ये चेंज हो गया, तो पिछले वाली फॉर्म नहीं लग पाएगी। ठीक है, अब करेंगे कैसे इसको, देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, dy बाई dx इज इक्वल टू 4x माइनस 3y अपॉन 3x माइनस 2y। सी अब ये पिछले वाला मैथड इसलिए नहीं लग सकता, क्योंकि इसको t पुट करूंगा तो ये t की फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट +3 है। अगर dy बाई dx है तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट देखना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखना है। दोनों का अगर साइन ऑपोजिट है तो क्या करो, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 3x dy माइनस 2y dy इज इक्वल टू 4x dx माइनस 3y dx। ठीक है, इसको इसके साथ क्लब कर दो। ठीक है, देखो ये 2y dy है, ये तो सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि y के साथ dy है। ये भी 4x dx है, ये भी सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा, बचे क्या, ये दोनों टर्म्स। ठीक है, जब ये वाला रिलेशन फॉलो होता है तो क्या होता है ना, इन दोनों को जब आप क्लब करोगे, ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई इज वाई डी एक्स इज टू 4 टाइम्स एक्स डी एक्स प्लस 2 टाइम्स वाई डी वाई।
ये तो दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे, इन दोनों का तो काम खत्म। ये जो बचा ये सीधा सीधा x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखो ये मल्टीप्लिकेशन रूल लगा हुआ है, जब इन दोनों का सम 0 होता है तभी ये रूल ऐसे बन पाता है, ठीक है, हमेशा जनरलाइज नहीं है ये चीज। जब इन दोनों का सम 0 होता है तो ही ये कंडीशन बन पाती है कि वो x dy प्लस y dx बने, यानी कि y इंटू एक्स का डेरिवेटिव बने, ठीक है। बस इसके बाद क्या है, उसके बाद आपको ये 3 टाइम्स x इंटू वाई का डेरिवेटिव था, इसको अलग से इंटीग्रेट कर दो, बाकी राइट हैंड साइड पे अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा 3xy इज इक्वल टू 4x² 2 प्लस 2y² 2 प्लस c। समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। भाई किसी को डाउट है तो पूछो। सर A1 और B2 का भी चलेगा ना? नहीं, A1 और B2 का नहीं चलेगा, क्योंकि जो A2 वाला है वो dy के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। सी A1 ने तो A1x, इस वाले ने तो dx के साथ ही मल्टीप्लाई होना है, तो मेरे को कोई खास दिक्कत दे नहीं रहा ना, ये A1x को तो dx के साथ ही मल्टीप्लाई होना है, तो ये तो सीधा से इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं, तो यस सर। यही कैटेगरी चलेगी, जो dy के साथ मल्टीप्लाई होना है और ये dx के साथ मल्टीप्लाई होना है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन ऑपोजिट, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो, सभी ने नोट कर लिया आई गेस? अब इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। 2x प्लस 3y फुल एंड फाइनल आंसर चाहिए इसमें, करो इसको सोल्व पूरा। सर 2xy is equal to x square by 2 plus 5x minus y plus 3 by 2 x square। एक सेकंड देखते हैं, थोड़ा सा गलत तो लग रहा है मेरे को, पर देखते हैं। अच्छा ठीक है, 2 इंटू एक्स वाई प्लस 3y² बाई 2, भाई सभी सॉल्व करो, माइनस वाई, ये आंसर आ रहा है पूरा पूरा। तूने में भी 2 से डिवाइड कर दिया सारी इक्वेशंस को, भाई बाकी सब बोला। हाँ बस ठीक है, ये तो सही यार। भाई जल्दी से सॉल्व करो, जिसको दिक्कत आ रही तो पूछो, ठीक है, गुड सॉल्व, ठीक है। भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पूछो, ठीक है, ये सभी का सॉल्व होना चाहिए। ओके सर। ओके गुड गीत। भाई जल्दी सॉल्व करो, अभी 2 ही बच्चों का होगा। अभी नहीं, कितना टाइम चाहिए तेरे को? सर मेरा हो गया। गुड संजोत। अभी नहीं तो आज की डेट में कर देगा? हो गया सर। तेरे 1.5 घंटा लगा दिया तूने, ठीक है, जल्दी सॉल्व करो थोड़ा, ठीक है। अब ये ठीक है, तो ये इसी कैटेगरी में लगेगा सिर्फ, ठीक है। जो आप पहले बोल रहे थे कि भाई A1 और B2 वो वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन। नेक्स्ट टाइप है होमोजीनियस इक्वेशन। सी होमोजीनियस इक्वेशन में ऐसा होता है, जैसे मान लो dy बाई डी एक्स आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 3xy अपॉन वाई स्क्र माइनस 2xy, ठीक है। पावर सेम होनी चाहिए ना सर? हाँ, पावर, वेरिएबल्स की पावर सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दोनों की 1 1 है, 1 1 मिला के 2 हो गई, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो कई बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई होमोजीनियस प्रूफ करो, तो होमोजीनियस प्रूफ करने का तरीका यही होता है कि आप x को लिखो लैम्डा x और y को लिखो आप लैम्डा y, और पूरी इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। x को लैम्डा x लिख के और y को लैम्डा y लिख के पूरी इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। आप देखोगे न्यूमरेटर से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। तो तब हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। प्रूफ करने का तरीका ये होता है। खैर अपने को तो प्रूफ आएगा नहीं, ठीक है, बट वैसे करना हो तो x को लैम्डा x से रिप्लेस करो, y को लैम्डा y से रिप्लेस करो और पूरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं गिनना चाहिए। होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने का एक ही तरीका है कि आप y बाय x को t पुट करो, ये सब्स्टिट्यूशन आपकी काम कर जाती है, ठीक है। y हो जाता है xt, dv बाय dx हो जाता है x dt बाय dx प्लस t। इस दोनों तो डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो जो राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन किया उसमें प्रोडक्ट रूल लग गया। पहले x का डिफरेंशिएशन, पहले t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x एज इट इज, फिर x का डिफरेंशिएशन t एज इट इज, ठीक है। उससे क्या होगा ना, ये जो पूरी इक्वेशन होगी, ये जो पूरी इक्वेशन होगी आपकी, ये t और x के टर्म में आ जाएगी। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख दोगे x dt बाई dx प्लस टी, ऑन द राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t। समझ में आया ये बात? समझ में आई ये चीज? Yes, sir. फिर यस सर। t इस तरफ जाएगा, dt वाली साइड टर्म्स t के साथ, उसके बाद वो वेरिएबल सेपरेट, ये सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद इट विल बिकम द क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन वो बन जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ध्यान में रखनी है कि y बाय x को t पुट करके काम चल जाता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन सोल्व करो, एक dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको पूरा सोल्व करना है ढंग से, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। करो सोल्व। सर एक मिनट पिछली स्लाइड करना। हो गया सर। Sir, सर वो dt बाय टी स्क्वायर प्लस 2t आ गया है।
हाँ बिल्कुल, ये ऐसा बन जाएगा। उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा अभी मैं। ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर दे, परफेक्ट के बना ले, पार्शियल फ्रैक्शन से कर दे सीधा सीधा। 3 × t + 2 ही तो लिखा हुआ है, ये तो इजी है सोल्व करना। ऐसा कुछ बन जाएगा यार, जिन्होंने सही सोल्व किया उनका ये स्टेप यहाँ तक मैच करना चाहिए स्टेप, देख लो एक बार। यस सर। सर मैच कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो या परफेक्ट के बना दे, वो तेरी मर्जी है, कैसे भी कर सकता है। करो फटाफट सोल्व करो, जल्दी आंसर बताओ। और बोया टाइम लग रहा है तुम लोगों को, इतना तो क्वेश्चन नहीं है ये। सर आ नहीं रहा मेरा। ये भी नहीं आ रहा तेरा? यहाँ तक जो मैंने लिखा है ये भी नहीं आ रहा तेरा? नहीं सर। y/x को पुट किया t, y हो गया x × t, dy/dx हो गया t + x dt/dx, ठीक है। तो ये बन गया t + x, लेफ्ट हैंड साइड बन गया, राइट हैंड साइड को x² से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, -y/x + y/x का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे अगर तू ध्यान से देखेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करके ये बन जाएगा, तो इट विल बिकम -t + t² सीधा सीधा, ठीक है। इनफैक्ट -t², सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है, तो ये t है, ये t² है, तो ये इस तरफ जाएगा, x dt/dx = -2t - t², ठीक है। t y टर्म इसके साथ आ गई, x y टर्म इसके साथ आ गई, बस ये किया हुआ है, ठीक है। ये तो एक स्टेप में आ जाना चाहिए था। यस सर। सर फाइनल आ रहा है √t × √t + 2/x = c। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा टोटल x² × t। अगर आप लोग को क्लब कर देते हो तो t + 2 = c, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। सारे लोग्स को क्लब करके ये बन जाएगा। जो लोग, जैसे 2 log x लिखा हुआ है, तो 2 log x को आप लिख सकते हो log of x², ये चीज, ठीक है। और log of a + log of b को log of a × b करो, सभी कंफर्म करो, ये आंसर आना चाहिए। सर बाद में स्क्वेयरिंग करके हुआ है ये आंसर। हाँ ठीक है, वो एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। जो c है, c की जगह आपका हो सकता है e⁻c आ गया हो, k आ गया हो, 2c आ गया हो, 4c आ गया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये c की जगह क्या आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कांस्टेंट कैसा भी लिख सकता है आपको, ये चीज सही आनी चाहिए। देखो एक बार सभी का आ रहा है, अनंत का हो गया, बाकी सब देखो, चेक करो एक बार। जल्दी सॉल्व करो यार, इतना मुश्किल तो नहीं है। फिर किसी और का, हाँ सौरभ, इनको क्लब करना भाई, तुम लोगों को लॉग क्लब नहीं करना था। log of t + 2/t = -2 log x लिखा हुआ है प्लस c, इसको इसकी पावर में ले जाते तो बन जाएगा -log of x², इसको इस तरफ ले आ तो log of, ये तो बेसिक चीज है सर, ये तो सीख ले अब, ठीक है। इस दोनों को मल्टी कर दे तो t + 2/t × x² log = c, बाहर से था, ठीक है। यही तो बच गया सिर्फ, और यही तो ये बच गया सिर्फ, t + 2/t × x² = सर वो दोनों के नीचे t है। क्या चीज? सर वो t + 2/2 है, दोनों के नीचे है। अच्छा एक सेकंड हो जाओ। सर वो पावर हाफ हो जाएगी ना ऊपर जाके। हाँ नहीं, पावर हाफ तो हो जाएगी,
नहीं, ऊपर ऊपर जाके पावर हाफ की हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे तो स्क्वायर ही होगा ना। सर वो आपने एलसीएम लेके लिखा है ना, मैंने सीधा सीधा कर रखा था। नहीं नहीं, ये सौरभ तेरा को थोड़ा बहुत गलत आ रहा होगा। अगर तेरा यहाँ तक ये आया ना, ठीक है, तो उस हिसाब से तो आंसर मैच नहीं कर रहा तेरा, कुछ माइनस प्लस की कुछ गलती होगी, वो चेक कर लेना एक बार। सर फाइनल आया था हाफ एल एन टी प्लस हाफ एल एन टी प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स, ऐसा कुछ। कोई एक सेकंड बता ही देता हूँ फिर। ये आना चाहिए था log ऑफ t माइनस log ऑफ t प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस c। ये आंसर आना चाहिए था। यस सर, ये एलसीएम लेके आ देगा। हाँ बस ये आंसर आना चाहिए, यहाँ तक आ रहा तो सही है भाई। हुआ तुम लोगों का? अभिनीत, गीत, जय, संजोत। हो गया सर। सर हम्म, हो गया मेरा भी। हाँ हो गया जय। सर, ठीक है, हो गया सर। ओके गुड। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो पूरा सही तरीके से। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2xy माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा वाई स्क्र माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्र होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्र प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्र एंड कर्व passes through point 1, minus 1. Curve passes through this point 1, minus 1. dy by dx ये है y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर एंड कर्व पासिस। वो तो एंड वाला जो है वो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के काम आएगा। सोल्व करो सही तरीके। देखो ये ऐसा बनना चाहिए, अगर आप लोगों ने सही तरीके सोल्व किया तो ये ऐसा बनना चाहिए टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। यस सर, ये बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो आप और इसको सॉल्व। भाई ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब कि कौन सी टेक्निक लगेगी, वही तो इसमें मेन दिमाग लगाना है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में खुद के चैप्टर में कुछ नहीं है, बस एक दो टेक्निक से अलग से वो आनी चाहिए और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इसके पर्टिकुलर टाइप के होते हैं। अदरवाइज पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही है ये चैप्टर। ठीक है, करो इसको सॉल्व करो आगे। क्या है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय y प्लस x इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर c। पहले बात तो सी की टर्म में आंसर आएगा नहीं e रेज़्ड टू पावर c से, क्योंकि 1 को माइनस 1 से पास भी तो कराना है ना कर्व को। ठीक है, मतलब ऐसा वो होगा। बन रहा है। हाँ वो नहीं, देखो भाई ये इसका सही आया यहाँ तक। देखो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सी एंड कर्व इज पासिंग थ्रू 1, माइनस 1। अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक आप सभी लोगों का आ जाएगा, ठीक है, अगर आप सही से करोगे। बट 1, माइनस 1 इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो क्या करना, सौरभ इसको ऐसे उल्ट लिख ले, वाई प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल भी तो कांस्टेंट ही होगा। अब 1, माइनस 1 इसमें सेट से करा तो ये k बन जाएगा 0
के 0 बन जाएगा तो यानी कि फाइनल आंसर आया y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना। फाइनल आंसर उस क्वेश्चन का पूरा फाइनल आंसर है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आई सारी बात। जब भी डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो उसका रेसिप्रोकल लिख ले। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है ये फंडा? यस सर। यस सर। किस किस का यहां तक आ गया? सौरभ के अलावा बाकी किस किस का यहां तक सोल्व हो गया? किसी का भी नहीं? नहीं सर, यहाँ तक नहीं हुआ। सर मेरे लॉग के टर्म्स में घूम रहा था। लॉग की टर्म में घूम रहे तो उसको लॉग को खत्म करना फटाफट। या इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट जल्दी सोल्व करो। यहां तक पहुंचो, यहां तक पहुंच के उसके आगे तो मैंने सोल्व कर ही दिया। ये स्टेप लेके आओ, लॉग को क्लब करो, करो जल्दी सोल्व। और 1, -1 सेट से करवाने से पहले y और x में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अगर तुम 20-20 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाओगे फिर थोड़ी ना तुम्हारा टेस्ट हो पाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा छोड़ने वाला क्वेश्चन भी नहीं है, इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है ये। करो सोल्व। यस सर। ठीक है भाई, इसमें यही सब चीजें करनी है। डेफिनेट की खुद के फंडे कम ही है। ठीक है, इंटीग्रेशन ही आनी चाहिए आपको। अब तो मुश्किल मुश्किल इंटीग्रेशन करने लायक हो जाने चाहिए तुम लोग। ओके, रुको, कुछ एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ फिगर, गिवन फिगर है, द एरिया ऑफ अ गिवन फिगर बाउंडेड बाय दिस कर्व x axis and two ordinates, x is equal to c and another one is variable. okay, ये c पॉइंट है, ये c है और ये x है। ठीक है, द एरिया ऑफ दिस गिवन फिगर विद x एक्सिस with two ordinates, one of them is constant and other is variable, okay, is equal to ratio of cube of variable ordinate, अगर ये x, y पॉइंट है, is equal to ratio of cube of variable ordinate to variable abscissa. okay, the area, क्वेश्चन समझे आप? ये जो एरिया है जो कर्व का x एक्सिस के साथ बन रहा है फ्रॉम c टू लेके x तक, ये x जो है ये घूम रहा है। ये वाली जो लाइन है ऑर्डिनेट वाली, ये वेरिएबल है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये वाली लाइन फिक्स्ड है, x इज इक्वल टू c फिक्स्ड है। ये वाली लाइन जो है ये घूम रही है। ठीक है, तो हर बार जहां पे भी ये जाएगी एरिया विल बी इक्वल टू दिस। एरिया क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम c टू x, अगर आप ये चीज समझ पाओ तो। ठीक है, मतलब ये ऐसा लिखा हो ना, fx dx का एरिया अंडर द कर्व अपने पढ़ा है ना। ठीक है, ये चीज बोले कि ये जो चीज है ये इसके इक्वल है। समझ में आई ये चीज? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द कर्व इफ इट पासेस थ्रू 1,0। फाइंड द कर्व इफ इट पासेस थ्रू 1,0। ये जो कर्व है ये 1,0 से पास कर रहा है। ये तो खैर चलो एंड में यूज करेंगे अपन। पहले मेन चीज है ये fx y ही है। y को मैंने fx लिख दिया, एक ही बात है। y लिखो या fx लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब आपको इस कर्व को सोल्व करना है। ठीक है, अब सोल्व करना है, ये तो इंटीग्रेशन है, कुछ डिफरेंशिएशन टाइप तो कुछ बन नहीं रहा। तो एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, अपने को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपका रूल होता है लेबनिज रूल। अगर आपको याद हो, लेबनिज रूल करते थे ना, पहले x को पुट करते थे, फिर x का डिफरेंशिएशन विच इज 1, फिर माइनस कांस्टेंट को पुट करते थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विच इज 0, और राइट हैंड साइड पे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे किया तो 3y² y डैश x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 y क्यूब एज इट इज अपॉन x स्क्वायर। तो ये जो fx है ये y ही है एक्चुअली में, इसको मैं y लिख देता हूं वापस। y इज इक्वल टू 3y² dy by dx into x माइनस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपका कर्व। इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब वो आपको दिमाग लगाना है कि कैसे सोल्व होगा, पर सोल्व आपको इसको करना है। समझ में आई ये बात? नीचे x स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया? फंडा समझ में आया? क्या चीज? सर वो नीचे का स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। अरे वो x स्क्वायर ही है भाई, इसी को यहाँ पे नोट किए इधर।
ये बस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ही लिखा है, और क्या लिखा है, कुछ अलग से थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे लिखा है, बस इसको एफ एक्स को वाई लिख दिया मैंने, बस ये चेंज किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो दिख रही है ना स्क्रीन? यस सर। बस नीचे एक्स स्क्वायर ही है सौरभ, थोड़ा दिमाग खोल। ठीक है, हो जाएगा, आगे सॉल्व हो जाएगा, आगे सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट? वैसे समझ में आया, फंडा समझ में आया या फिर से समझाने की जरूरत है? सर वो सबकी पावर बन रही है, क्या बन रही है? 3। ये 3? नहीं, सबकी पावर 3 बन रही है। यस सर। अरे वो वाई वाई कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो ना भाई, चाहे 3 भी बने चलो तब भी होमोजेनियस बन जाएगा। वैसे भी वाई लेके कैंसिल आउट हो तो रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो क्वेश्चन को। जो dy by dx ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3xy। अगर आप सही तरीके से लिखोगे तो dy by dx ये बन जाएगा। ठीक है, अब आगे आप इसको सोल्व करो, मैं फाइनल सब बता रहा हूँ आपको। फाइनल से आपको ये आना चाहिए 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। सी की वैल्यू निकाल लेना 1,0 सेट पुट करके, बट फाइनल आंसर आपका ये आना चाहिए। करके देखो एक बार, आता है? करो, इसको सोल्व करो सभी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी आपकी। जिसको कंसेप्ट नहीं क्लियर वो कंसेप्ट समझो, बाकी सब इसको सोल्व करो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करके ये आंसर आना चाहिए। कर ट्राई। किसी को नहीं क्लियर तो वो पूछो। भाई सभी को कंसेप्ट क्लियर है? यस सर, कंसेप्ट क्लियर है। चलो करो सोल्व। तो यार इसको आगे सोल्व कर लेना जिनका नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम करो अपनी, फास्ट करो। ठीक है, सही आप लोग कर रहे हो, एक्यूरेट कर रहे हो, बट बहुत धीरे धीरे कर रहे हो। ठीक है, उसका बेस्ट तरीका वही है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस। पहले हमने किया वेरिएबल सेपरेबल, फिर था रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, फिर वो b1 a2 वाला कंसेप्ट था। ठीक है, b1 प्लस a2 का सम 0 होना चाहिए। उसके बाद हमने किया होमोजेनियस इक्वेशन। अब हम करेंगे रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स होती है आपको यही दिमाग में रखना है मेनली। जैसे dy by dx है, dy by dx है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। सी ऐसी दो कैटेगरीज अपन पहले भी कर चुके हैं, जब b1 प्लस a2 0 होता था और जब ये दोनों सेम होते थे ऑलमोस्ट, a1x प्लस b1y और a2x प्लस b2y ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे तो इसको टी पुट करके काम चल जाता था। ये दोनों टाइम्स अपन कर चुके हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आपका दोनों में से कोई भी टाइप पे मैच नहीं किया, तो क्वेश्चन अपना जो मतलब क्वेश्चन गिवन है वो दोनों में से कोई भी टाइप मैच नहीं कर रहा, तो तीसरी टाइप के पक्के से मैच करेगा, और तीसरी टाइप मैच कर ही जाएगा, क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सीधा सीधा, उससे से समझते हैं। जैसे मान लो dy by dx है, मैं एक रैंडम क्वेश्चन लेता हूँ समझाने के लिए। 2x प्लस 3y माइनस 8 अपॉन 6x प्लस चलो माइनस 4y प्लस 9 इज टू ये। ठीक है, अब ये किसी में से मैच नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल ठीक, कोई भी जो अपन ने पहले कैटेगरीज की हुई है उनमें से ये कोई भी मैच नहीं कर रहा। तब हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ रीजन करते हैं। y को हम पुट कर देते हैं कैपिटल Y प्लस के, और स्मॉल x को हम पुट कर देते हैं स्मॉल x प्लस h। इससे जो dy by dx होगा, h और k आर कांस्टेंट, जहां पे आप ओरिजिन शिफ्ट करना चाहते हो ये वो है। dy by dx हो जाएगा d ऑफ कैपिटल Y by d ऑफ कैपिटल x, क्योंकि शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको खास। ठीक है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा, अब मैं पूरी इक्वेशन कैपिटल x और कैपिटल Y की टर्म में लिखूंगा। ठीक है, ये बन जाएगा x प्लस h प्लस 3 टाइम्स y प्लस k माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स x प्लस h माइनस 4 टाइम्स y प्लस k प्लस 9। ठीक है, ये बन गया। अब हमें h और k इस तरीके से डिजाइन करने हैं, हमें h और k की वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है
कि ऊपर वाला न्यूमरेटर का भी कांस्टेंट 0 बन जाए, डिनोमिनेटर का भी कांस्टेंट 0 बन जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बन जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 8 अपॉन 6x माइनस 4y प्लस जो भी बन गया 6h माइनस 4k प्लस 9। ये जो दोनों कांस्टेंट हैं, इन दोनों को जीरो पुट कर दो आप, ठीक है। एक्चुअल के आप इस तरीके से ढूंढो कि ये दोनों जीरो हो जाएं। इन दोनों को जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्चुअल के सॉल्व हो जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो गया। अब ये दोनों जीरो हो गए, इक्वेशन क्या बची आपकी, इक्वेशन जो बची वो होमोजेनियस इक्वेशन बची। dy बाई dx बन गया 2x प्लस 3y अपॉन 6x माइनस 4y। फिर वही कैपिटल Y और कैपिटल X की टर्म में पूरी इक्वेशन को सोल्व कर दो। जब फाइनल आंसर कैपिटल Y और कैपिटल X की टर्म में आ जाएगा, कैपिटल Y को वापस स्मॉल y की टर्म में लिख दो, कैपिटल X को वापस स्मॉल x की टर्म में लिख दो, ठीक है। ये वाला मेथड आपका अगर उन दोनों कैटेगरी में से भी कुछ भी था तब भी ये वाला मेथड आपका लग जाएगा। ये वाला मेथड तब नहीं लगेगा जब ये दोनों प्रोपोर्शनल है। एक चीज ध्यान रखना, अगर ये प्रोपोर्शनल है दोनों या सेम है तब ये वाला मेथड नहीं लगेगा। तब आपको इस पूरे को टी पुट करके काम चलाना पड़ेगा जैसे पहले करते थे। लेकिन b1 प्लस a2 वाला अगर जीरो बन रहा है तब भी ये वाला मेथड लग जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ रीजन वाला। अगर प्रोपोर्शनल होंगे तब ये मेथड आपका काम नहीं करेगा। b1 प्लस a2 वाला जीरो होगा अगर, तब ये वाला मेथड काम कर जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों कैटेगरी में से कोई भी नहीं होगा, जैसे अभी था दोनों में से कोई भी कैटेगरी नहीं हुई, तब भी ये वाला मेथड आपका काम कर जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के तीन तरीके, तीनों दिमाग में रखना। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगा सोल्व। तो पहली दो कैटेगरी देखो, बनती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये वाला तो हो ही जाएगा फिर, ठीक है। जब भी ऐसी क्वेश्चन दिखे आपको सोल्व करने के तीन तरीके बनेंगे आपके पास। पहले इसको नोट कर लो। कोई किसी को कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो पूछ लो यार, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है, नोट कर लिया ना सभी ने? आवाज नहीं आई, कोई कुछ कह रहा था सर कर रहे हैं सर। एक सेकंड चलो कर ले। मेथड तो समझ में आ गया ना? यस सर। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर हाँ जी, सर पूरा सॉल्व करने के बाद फिर x की वैल्यू डाल देनी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि फाइनल से तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की टर्म में आना चाहिए ना। तेरा आंसर सोल्व करके आएगा कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स की टर्म में, तो तू कैपिटल वाई को स्मॉल वाई की टर्म में पुट कर दे, कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स की टर्म में पुट कर दे, बस। ठीक है यस सर। यार, ये वाला मैथ ना, इसका हिंट कैसे मिल सकता है आपको? आंसर आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। मतलब y जहां पे भी y दिख रहा है y प्लस 1 दिख रहा है, जहां पे भी x दिख रहा है x माइनस 2 या कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले उन्होंने शिफ्ट किया होगा, फिर y कैपिटल y और कैपिटल x की टर्म में आएगा, कैपिटल y को स्मॉल y माइनस k लिखा हो तो कुछ ऐसी टाइप बन गई होगी। तो यहां से आप हिंट ले सकते हो कि कुछ इस टाइप से सोल्व किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शंस देख के आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यार अभी आपके बोर्ड के सिलेबस से ये कट चुका है। बोर्ड के सिलेबस में आपकी दो एक्सरसाइज कट चुकी हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इससे कुछ और कैटेगरीज भी आती हैं और मेंस का सिलेबस मेरे को देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा मेंस के सिलेबस में है या नहीं। बोर्ड के सिलेबस से हट चुके हैं, बट एक बार आप कर लो। ठीक है, आई गेस मेंस में तो कोई क्लैरिटी नहीं आएगा ही मेंस में तो। ठीक है, और कुछ कुछ कैटेगरी इससे आगे भी रिलेटेड है। तो ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, dy by dx, ये थोड़ा सा समझ लेना ध्यान से। dy by dx plus p into y is equal to q, where p and q are either constant और function of x, या फिर एक constant और एक function of x भी हो सकता है। p और q जो है वो उसमें y की टर्म नहीं दिखनी चाहिए।
ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई इज इक्वल टू समथिंग, ये जो दोनों समथिंग समथिंग है इसमें y की टर्म नहीं दिखनी चाहिए, मे बी दे आर अ फंक्शन ऑफ x, मे बी दे आर कांस्टेंट, तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक हम फैक्टर निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। किसी को याद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था? थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर डालो, कुछ याद है? सर e की पावर में कुछ लिख के मल्टीप्लाई करते थे। e की पावर, इस p का इंटीग्रेशन करते थे x के रिस्पेक्ट में, इस p का इंटीग्रेशन करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर p dx, मतलब p का इंटीग्रेशन किया, जैसे मान लो p है x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, इसको e की पावर में चला देना है। ठीक है, e की पावर, पहले p का इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में, उसको e की पावर में चला दो। ठीक है, फिर क्या करो, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड करना ही पड़ेगा आपको। ये ऐसा dy लिख दो, py dx इज इक्वल टू q dx, कुछ ऐसा बन जाएगा, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर भी आएगा, सब जगह ही आएगा। उससे अब बेनिफिट क्या होगा, मैं सीधा क्वेश्चन से समझाता हूं कि ये सब चीजें करने से बेनिफिट क्या होगा। देखो पहले तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो पहले तो ये लीनियर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अभी लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये आ गया लीनियर फॉर्म में, ये y आ गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर आपका p हो गया, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो e की पावर माइनस 1 बाई एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स, e की पावर माइनस 1 बाई एक्स dy प्लस y बाई एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू e की पावर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। यहां तक कोई गलती, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है ना? यहां तक समझ में आया? यस। ठीक है, अब जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो हमेशा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीपल बनती है, आप करके देख सकते हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड से ये इसकी यही खासियत है कि जैसे ही आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू e की पावर माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बन रहा होगा। आप करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। पहले y का डिफरेंशिएशन dy ये एज इट इज, फिर y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन जो भी है। ठीक है, आप देखोगे लेफ्ट, और ये आपको करके देखने की जरूरत भी नहीं है, इनफैक्ट इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशिएशन ना बनी, अगर लेफ्ट हैंड साइड y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशिएशन ना बनी, मतलब आपने इंटीग्रेशन फैक्टर गलत निकाला है। ठीक है, बस ये तो सीधा सीधा सोल्व हो जाएगा। फिर ये तो क्या बन जाएगा, y इंटू आई एफ, जब इंटीग्रेट करोगे राइट हैंड साइड आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सिर्फ राइट हैंड साइड सोल्व करना पड़ेगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड पक्के से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशिएशन बनेगी, तो उसका इंटीग्रेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड y इंटू ई की पावर माइनस 1 बाई एक्स ही बनेगा। राइट हैंड साइड आपको सोल्व करनी पड़ेगी, उसको सोल्व करने के लिए ये t हो गया, वो dt, उसको सोल्व करने के लिए आपके इंडेफिनिट के फंडे हैं। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है भाई, किसी को डाउट है तो पूछो यार, किसी को डाउट है तो पूछो। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, उससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x। प्रूव दैट, इसका सॉल्यूशन ये होगा y log x इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर प्लस c। इसका सॉल्यूशन ये होगा, ये प्रूव करना है। करो सॉल्व, करो सभी सॉल्व करो।
ये सभी का सॉल्व हो जाना चाहिए यार, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अभिनीत? सर ln x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ln x ही है आपको, ठीक है, गुड। वो e की पावर log ऑफ log x आया होगा, तो आपने इसको ln x लिख दिया, ऐसा? यस सर। ठीक है, गुड। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x आएगा यार, करो आगे सोल्व करो। हो गया सर। ठीक है, सभी सोल्व करो यार, गुड। हो गया सर। ठीक है, तो डन सर। हाँ गुड, ये सभी का सोल्व हो गया। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यार, ये चीज मेरे को लगता है समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतने समझदार हो। जैसे मान लो कई बार ऐसा हो जाएगा dx by dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे p और q फंक्शन ऑफ y होंगे या कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो सब कुछ वैसे ही चलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e की पावर p dy, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, बस x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, तो कुछ चेंज नहीं होगा, जहां पे x आता था वहां पे y आता जाएगा, जहां पे y आता था वहां पे x आता जाएगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड वाला y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। समझ पा रहे हो ना ये चीज? क्लियर है ये चीज मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे? यस सर। ठीक है भाई, एक ही बच्चे को क्लियर हुआ क्या? हो गया यस सर। सर। ठीक है, यही चीज पिछली उसमें भी लग सकती, यही चीज उसमें पीछे उसमें भी लग सकती थी। कई बार आपको जैसे मान लो dx by dy गिवन है होमोजेनियस इक्वेशन में, कई बार ना ऐसी टर्म्स लिखी होती हैं e की पावर x by y इनटू 1 माइनस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, मतलब सॉरी x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसी फॉर्म बन रही होती है 1 प्लस x बाय y। तब उस केस में x बाय y को t लेना ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि भाई अगर x बाय y जैसी टर्म्स बन रही है तो हमेशा ऐसा नहीं कि y बाय x को ही t लेना है, x बाय y को भी t ले सकते हैं, उसमें फिर अपन x को एलिमिनेट कर देंगे, y रहेगा और t रहेगा, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द कर्व सच दैट y intercept, find the curve such that y intercept of any tangent on the curve, find the curve such that y intercept of any tangent on the curve is less than abscissa of point of tangency by 2 units। जो y इंटरसेप्ट है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपने x, y पे आपने टेंजेंट बनाई कर्व पे, तो जो उसका y इंटरसेप्ट बनेगा वो x से हमेशा 2 यूनिट्स कम रहेगा, ठीक है। पहले तो y इंटरसेप्ट निकालेंगे कैसे अपन वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, जैसे मान लो x, y पे आपने टेंजेंट बनाई, ठीक है, तो कैपिटल Y माइनस y इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू कैपिटल X माइनस x, ठीक है। अगर x को y पे टेंजेंट बनाई तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए कैपिटल X को 0 पुट करो, ठीक है, तो कैपिटल Y क्या हो जाएगा, y माइनस x dy बाय dx, ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट y माइनस x dy बाय dx, दिस y इंटरसेप्ट इज लेस बाय 2 यूनिट्स फ्रॉम x, ठीक है, x से 2 यूनिट्स कम है। ये इक्वेशन बन गई। अब आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई क्या कहना चाहता है? फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, शुरू से बता दो एक बार। अरे देख, वो क्या कह रहा है कि कर्व की खासियत है कि हर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनती है उसका जो y इंटरसेप्ट है, हर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनती है उसका जो y इंटरसेप्ट है वो जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाई x, y में, उसके x कोऑर्डिनेट से 2 यूनिट्स कम है। तो पहले मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी विच इज y माइनस y dy बाय dx इंटू x माइनस x,
टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, उसका y इंटरसेप्ट निकाला, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसको 0 पुट किया। ये जो y इंटरसेप्ट है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के x कोऑर्डिनेट से, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के x कोऑर्डिनेट से 2 यूनिट्स कम है, तो दिस y इंटरसेप्ट इज x - 2। इस कर्व को आपको निकालना है, सॉल्व करना है आपको, ठीक है। यस सर। हाँ भाई, बाकी सबको भी समझ में आया? Yes, sir. करो, सॉल्व करो इसको। करो, सभी सॉल्व करो इसको। -2x plus x plus x. मैं आंसर लिखता हूं तो मैच कर, ठीक है। आंसर है y इज इक्वल टू cx माइनस x log x -2, ये आंसर बन रहा है। नहीं सर, ये नहीं बना। ठीक है, बनेगा तो यही, बना तो यही इक्वेशन है तेरी, क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनी ना तेरी। बनी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना तेरी सौरभ। हेलो, ये ऐसा बन जाएगा, ये इक्वेशन बनी। तो p जो है वो -1/x है, तो -1/x का इंटीग्रेशन करना है। समझा सौरभ, नहीं समझा? कैसे? बना तो तेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही ना। यस सर। हाँ, तो ये फॉर्म बनेगी जो मैंने लास्ट में लिखी है, ये फॉर्म बनेगी। सॉल्व करके इसको ये आंसर आएगा। ध्यान से कर, थोड़ा कुछ गलती किया होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर -x आ रहा था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आ रहा था, (1/x) आ रहा है। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आएगा, वो e की पावर माइनस log x आएगा, ये माइनस इसकी पावर में जाएगा, तो e की पावर log ऑफ 1/x, तो बन जाएगा 1/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आएगा, ठीक है, -x नहीं है। Yes. और भी सभी सोल्व करो इसको फटाफट। गुड, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन 2y log y प्लस y माइनस x, ठीक है। इसको सोल्व करने की कोशिश करो, देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, कैसे सोल्व किया जा सकता है, वो सब देखो। टू ln y minus y square by 4 एक सेकंड, Plus- पहले तो मेरे को फॉर्म बता, तूने इसको कैसे लिखा, क्या फॉर्म बनी है?
सर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर एक साइड एक्स वाई का वो बन गया इंटीग्रल। बन गया क्या? अच्छा, बाकी सब की जगह y का वो बन गया, ठीक है, वो भी हो जाएगा बिल्कुल। इन दोनों का कोफिशिएंट का सम 0 है तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, dx बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई। अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखते हो तो ये ऐसा लिखा हुआ है 2 ln y प्लस 1। तो ये इस बार वही लीनियर फॉर्म ही बन गई, ठीक है, लेकिन y की टर्म में, ठीक है। और जैसे अनंत बता रहा है बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो आप। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बन जाएगा, उसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है। बाकी सारी टर्म्स के साथ डी वाई आएगा, ठीक है। अब जो आंसर है वो ये आएगा, फाइनल आंसर ये आएगा। आप मैच करने की कोशिश करो कि कर रहे हैं कि नहीं। अनंत एक बार देख रीअरेंज करके ये बन रहा है क्या? फाइनल आंसर ये बनेगा, देखो एक बार। सर बन रहा है। बस ठीक है, सही है, ठीक है। तो कोई भी मेथड लगाओ, घूम फिर के ये पेपर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो एक बार। नहीं सर थोड़ा सा फर्क है। फर्क देख, फर्क में दिक्कत ये है कि अगर वहां पे तेरे को नहीं सोल्व हो पाए तो दिक्कत हो जाएगी तेरे को, समझा बात? तो सर ऑप्शन चेकिंग करके देखना पड़ेगा ना कौन सा हाँ मेथड लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन चेकिंग से पता लग गया। करो भी, सभी सॉल्व करो, जिसको हो जाए बताओ, ठीक है। सौरभ हो गया? Yes, sir. ओके गुड, ठीक है भाई। बाकी सब भी सॉल्व करो यार। हो गया सर। ओके गुड अमित। डन सर। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं चलो आपके। हाँ जी, बताओ। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म, ठीक है। सी कई बार कैसा होता है ना, जैसे मान लो ये ऐसा क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर। अब अगर इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करोगे ना, ये ऐसा लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर। जब आप वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सी जो इस बार x के साथ टर्म है ना, ऑब्वियसली x के साथ y नहीं है, ठीक है, और dy अकेला नहीं है। पहले जो लीनियर इक्वेशन होती थी उसमें क्या होता था, x के साथ y होता था और ये यहाँ पे सिर्फ dy बाई dx होता था। बट अब जो x के साथ 1 बाय y है, माइनस 1 बाय y ले लो आप, सीधा पूरा माइनस 1 बाय y ले लो। ये जो x के साथ माइनस 1 बाय y है, इसको आप ले लो t, क्योंकि जो इसका डिफरेंशिएशन है ना वो इसके साथ गिवन है। माइनस 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये आपका बन गया पुरानी फॉर्म, ठीक है, टी और एक्स की टर्म में सोल्व कर सकोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लीनियर फॉर्म आप तब तक बना सकते हो जब तक जो यहाँ पे एक्स के साथ है उसका डिफरेंशिएशन हो। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। पहले क्या होता था ना, पहले यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होता था प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता था। तो जो एक्स के साथ था वाई, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे गिवन होता था। इस बार एक्स के साथ जो भी गिवन है माइनस 1 बाई 5, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे गिवन है। तो जो भी यहाँ पे टर्म है उसका डिफरेंशिएशन जब यहाँ पे हो तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ लीनियर फॉर्म जैसा बन रहा है। थोड़ा बहुत अपन रिड्यूस करके इसको लीनियर फॉर्म जैसा बना सकते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुई ये बात? यस सर। ठीक है, तो आगे तो आप सॉल्व कर ही दोगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं इस टाइप के। बस आपको जैसे ये क्वेश्चन है, एक से रुको, जैसे ये है y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कोट एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है। सी कोट एक्स कोस एक्स तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा, इसके साथ वाई स्क्वायर है, बट वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली वाई है, मतलब 2 को तो अपन अरेंज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई स्क्वायर को t लिया तो ये बन गया 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको dt बाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ dt बाई डी एक्स
प्लस कोट एक्स इंटू टी इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, सब कुछ टी एक्स की टर्म में आ गया और मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म भी आ गई। अगर आप ध्यान से देखो, जो अपने को रिक्वायर्ड था 2 थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। अब कोई x का फंक्शन है, उसके साथ t है, वो अपने को दिक्कत दे नहीं रहा। इस तरफ x का फंक्शन है, यहाँ पे dt बाई dx है, तो ये वैसी फॉर्म बन गई जैसी अपने को चाहिए थी। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके ये शो कर दो कि इसका आंसर ये आएगा, सीकेंड स्क्वायर x बाय y इज इक्वल टू tan के बाद 5x बाय 5 प्लस c। सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को पूरा, ये आंसर आना चाहिए। देखो आता है, करो इसको सॉल्व। कोट एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, ln हाँ वो कोट एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन एक्स होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिव फ्रैक्शन बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स आई गेस। सर माइनस ln ऑफ sin x नहीं होता? नहीं, कोट एक्स का तो ln ऑफ यस साइन एक्स सर, होता है। ln ऑफ sin x। हाँ फिर sin स्क्वायर x ही आया। हाँ, वो 2 इज द मल्टी हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सीधा सीधा t इंटू साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। करो यार, सॉल्व हो जाएगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अच्छा एक से रुको, मेरे को लगता है मैंने कुछ फाइनेंस आप लोगों को गलत बता दिया शायद, इसकी आपको मैच नहीं कर रहा। जस्ट एक से वेट करो। हाँ, मैं सॉरी, फाइनेंस ये फाइनेंस गलत बता दिया मैंने आप लोगों को, इसलिए मैच नहीं कर रहा। आंसर आएगा वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी, ये आएगा। सॉरी, वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी, ये आंसर आना चाहिए यार। सर यही आया। हाँ, वो गलत बता दिया मैंने पहले, सॉरी। आ गया सर। ठीक है, हो गया, सभी का सॉल्व हो गया होगा। अब ये तो आ ही गया होगा एक स्टेप में। यस सर। हो गया सर। हाँ, नेक्स्ट है ये सॉल्व करो, dy बाई डी एक्स माइनस टेन वाई अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स सीकेंड वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ सॉल्व बताओ। sin y upon x plus 1 is equal to e raised to power x. ओके, एक सेकंड देखते हैं। ठीक है, सी वैसे जो फॉर्म बनी होगी, फॉर्म क्या बनी, कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। सर वो 10 तोड़ लिया था उसके बाद हुआ था। हाँ वही ना, जो फॉर्म बनी होगी पहले ये बनी होगी, है ना। सर sin y को फिर t लिया था। हाँ, साइन वाई को टी लेके ये बन गया होगा, बिल्कुल बताइए, ये डी टी बाई डी एक्स बन गया होगा। मैं फाइनल से लिख रहा हूँ सौरभ, एक बार मैच कर देना, हो रहा है क्या, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ये आंसर आ जाएगा। देखिए यही आ रहा है क्या। यस, वो उधर कर दिया आपने x plus 1 बस। हाँ बस वही, मतलब ऑप्शंस इस हिसाब से, तो ये मैच हो रहा है क्या। हो रहा है सर। ठीक है, गुड। ठीक है यार, ये आंसर आएगा। इसको पहले इस फॉर्म में लिखना आपको,
कितने बच्चों ने ये चीज सही लिखी है, किस फॉर्म में लिखना है ये चीज गैस कर ली थी? किसको सर हाँ सर मैं x+1 को इधर लेके आया तो उस हिसाब से कर रहा था कि 1/x+1 के स्क्वायर को dt लिख दूंगा और 1/x+1 देखिए को यहाँ पे फिर वही है ना, या तो यहाँ पे भी तेरा dx/dy होना चाहिए था। अगर उसको t पुट करने की कोशिश कर रहा है ना, यहाँ पे तेरा dx/dy होना चाहिए था। फिर तू t और y में इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहा है। t, y और x तीनों में इक्वेशन ही आ सकती ना। यस सर। ठीक है, समझ में? तो यहाँ पे अगर dx/dy होता तो तेरे वाला मेथड सही था। ठीक है, फिलहाल गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, जस्ट होल्ड। ठीक है, हो गया, सॉल्व हो गया सभी का? यस सर, हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और कुछ यार फॉर्म्स आपको डायरेक्टली याद रखनी है। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है डी इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव। जहां पे भी ये देखे सीधा सीधा इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है डी अपॉन वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर दिख जाएगा तो ये हो जाएगा डी अपॉन एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव। इसका डिफरेंशिएट करके देखोगे तो यही आएगा। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत और भी बहुत सारी डिफरेंशिएशन होती है, पीछे भी लिखवाई थी आपको, कुछ लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, ये होता है डी ऑफ log y बाई एक्स का डेरिवेटिव। डी ऑफ, जब x इंटू वाई दोनों दिखे नीचे तो log का डेरिवेटिव है, log ऑफ x बाई वाई का डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कई बार ये सीधा सीधा दिखे ना आपको, तो इसका सीधा सीधा आप ये पुट कर सकते हो, जैसे वही हमने x इंटू वाई वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन बताता हूँ मैं कैसे कर सकते हैं अपन इसको। जैसे ये ख्याल ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके नोट्स में होगा पहले से ही, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है। मान लो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, बचा ये जो है ना, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y बाय x, ये इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, आप करके देखोगे, जहां पे भी x dy माइनस y dx दिख रहा है तो y अपॉन x तो कैसे ना कैसे करके इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन अगर ये x प्लस y स्क्वायर नीचे तो tan इनवर्स y बाय x का डेरिवेटिव है ये। बस सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, इसका हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, और राइट हैंड साइड का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2, एंड राइट हैंड साइड का हो जाएगा tan इनवर्स y बाय x। तो अगर आपको ये याद है तो इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑप्शन से भी आइडिया लग जाएगा आपको कि किसका डेरिवेटिव बन सकता है। ठीक है, वो लेकिन ऑप्शंस देख के आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। ठीक है सर 1/x एक्स्ट्रा भी तो आएगा अगर tan इनवर्स लिखेंगे। करके देख। ठीक है, अभी देखो लग रहा है लेकिन आएगा नहीं, वो x के कैंसिल आउट हो जाएगा। करके देख। यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। और इसके यार एक थोड़े से जो इस कैटेगरी के फिक्स क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल टाइप्स के, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे है द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कंट्री इज इंक्रीजिंग एट, जैसे मतलब बैंक में इंटरेस्ट मिलता है या पॉपुलेशन बन रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू कि अभी कितने पैसे पड़े हैं बैंक में। ठीक है, या फिर अभी कितनी पॉपुलेशन है, उसके प्रोपोर्शनल ही बढ़ते हैं दोनों चीजें। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है वो जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बना देते हैं। उसको कैसे सोल्व करते हैं वो देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कंट्री is increasing at a rate proportional to the number of people presently living in a country. The population of a certain country is known to increase at a rate proportional to the population presently in the country. ठीक है, यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन था द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कंट्री इज सेट टू इंक्रीज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री। तो dn by dt, n इज द, या p लिख लो, p इज द पॉपुलेशन, dp by dt इज प्रोपोर्शनल टू kp, k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखा मैंने। ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू p, तो मैंने उसको प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इज इक्वल टू kp लिख दिया। k फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है,
अब क्वेश्चन समझो, इफ आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन इज डबल्ड, इफ आफ्टर 2 years जब t2 है तो पॉपुलेशन हो जाएगी 2 times ऑफ पी नोट, मतलब पी नोट है इनिशियल पॉपुलेशन, दिस वाज द इनिशियल पॉपुलेशन लेट अस से, ठीक है। एंड आफ्टर 3 years जब t3 है तो पॉपुलेशन है 20,000, आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन इज 20,000। एस्टिमेट द, आपको ना ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे हमेशा दो रिलेशन गिवन होंगे, ठीक है। 2 साल के बाद क्या हो रहा है, 3 साल के, मतलब ऐसे कुछ भी करके दो रिलेशन गिवन होंगे, एक नहीं गिवन होगा, ठीक है। ये दो क्यों गिवन है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। बट आफ्टर 2 years पॉपुलेशन हैज डबल्ड एंड आफ्टर 3 years पॉपुलेशन इज 20,000, ठीक है। फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन, क्वेश्चन है फाइंड पी नोट। पी नोट क्या रहा होगा, स्टार्टिंग में क्या रहा होगा। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, dp by p is equal to k dt, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा log p is equal to kt plus c। सी यहाँ पे k भी वेरिएबल है, c भी वेरिएबल है, मतलब दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, इनको अपने को निकालना है। तो ये दो वेरिएबल्स निकालने हैं आपको, इसलिए दो कंडीशंस गिवन रहती हैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए दो कंडीशन गिवन रहती हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा कैसे बन जाएगा, इसको ऐसे लिखा रहता है, log ऑफ p हो जाएगा, मतलब p हो जाएगा e की पावर kt प्लस c, इसको लिख देते हैं e की पावर kt इंटू e की पावर c। e की पावर c एक अलग कांस्टेंट है, तो आपको ये हमेशा ऐसा दिखेगा p इज इक्वल टू सम लेट अस से m नाम दे दिया, e की पावर c को m नाम दे दिया इंटू e की पावर kt, ये हमेशा इस तरीके की फॉर्म लिखी रहेगी। और जब t 0 है, जब t 0 है तो p कितना था, p नोट था स्टार्टिंग में, जब t 0 है तो p वाज p नोट, ठीक है। तो ये m की जगह आप देखोगे, ये जो m है इसकी वैल्यू p नोट आ जाएगी, तो ये इक्वेशन हमेशा ऐसे बनती है, p नोट इंटू e की पावर kt, इस तरीके से हमेशा ये बनती है, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट हो चाहे पॉपुलेशन हो, ठीक है। चाहे प्रिंसिपल अमाउंट हो चाहे पॉपुलेशन हो, ये हमेशा ऐसे बनती है, p इज इक्वल टू इनिशियल प्रिंसिपल इंटू e की पावर kt। k अभी अपन निकालेंगे, k के लिए ये चीज गिवन है, बट इनिशियल अमाउंट, ठीक है। तो समझ में आई ये बात, ये हमेशा आप देखोगे घूम फिर के इक्वेशन ऐसी ही बनेगी, जब भी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पर्संस प्रेजेंट है या प्रोपोर्शनल टू द मनी प्रेजेंट है, उसमें हमेशा ये p इक्वल टू इनिशियल प्रिंसिपल इंटू e की पावर kt, इनिशियल पॉपुलेशन इंटू e की पावर kt, कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आपको सोल्व करके मैंने बता दिया, वो इस तरीके से उसको मॉडिफाई कर करके लिख देते हैं। कुछ डाउट? सोल्व अभी करेंगे क्वेश्चन, अभी मेरे को p नोट निकालना है, ठीक है, उसको बाद में सोल्व करेंगे, अभी सोल्व करते हैं। बट सर आपने e की पावर c की जगह m लिखा है, e की पावर c को m नाम दिया था, और है ना ये हमेशा m जो है ये ना ये स्टार्टिंग पॉपुलेशन के इक्वल ही होगा, क्योंकि जब t 0 है तो p नोट था ना, तो उससे m हमेशा p नोट ही आ जाता है। पहले e की पावर c को m नाम दिया, फिर m जब t 0 था तो p नोट था, तो उससे ये m p नोट आ जाएगा, पहले ये m बना, m से फिर t को 0 पे ये p नोट बना, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे ही बनता है, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब t2 है, p इज इक्वल टू p नोट इंटू e की पावर kt, ये रिलेशन आप सीधा से याद भी रख सकते हो। जब t2 है तो p इज इक्वल टू 2p नोट है, ठीक है। तो 2p नोट इज इक्वल टू p नोट इंटू e की पावर kt 2k, तो ये बन जाएगा e की पावर 2, ये k की वैल्यू निकालने के काम आएगा, इट इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू log 2, k इज इक्वल टू log 2 by 2, k आ गया, यानी कि k इज इक्वल टू log ऑफ रूट 2, k इज इक्वल टू log ऑफ रूट 2 आ गया, ठीक है। चलो तो p क्या बन गया, p बन गया p नोट इंटू e की पावर log ऑफ रूट 2 इंटू t। अब p नोट निकालने के लिए एक और चीज गिवन है, p, अच्छा ठीक है, चलो जब t 3 है तो p 20,000 है, बस इतना रिलेशन काफी है, तो p 20,000 पुट किया, ये p नोट का p नोट रह गया, और t 3 है तो ये बन गया e log ऑफ रूट 2, सॉरी e की पावर log ऑफ रूट 2 इंटू 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 3 इसकी पावर में भी जा सकता है, यहां से आप p नोट निकाल सकते हो, इसको सोल्व करके अब आप p नोट निकाल सकते हो। समझ में आई बात? अब तो आगे कैलकुलेशन ये, इसको सोल्व करके आप p नोट निकाल सकते हो। समझ में आया फंडा? ये ऐसा बन गया, यस सर। 20,000 इज इक्वल टू p नोट इंटू e की पावर log ऑफ रूट 2 इंटू 3,
ये 3 इसकी पावर में चला गया तो पी नोट इंटू लॉग ऑफ ई की पावर log ऑफ 2√2, ये बन गया पी नोट इंटू 2√2। ठीक है, आगे तो log के फंडे हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। 20,000 बाय 2√2 करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और समझ में आया सभी को? समझ में आया? नोट कर लिए सभी ने? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। देखिए जब भी आप सॉल्व करोगे कोई ना कोई सीपीबी हर जगह ऐसे क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है, यस सर। उसके बाद है कई बार आपको बोल देंगे कोई भी कर्व दे देंगे और बोल देंगे उसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालो। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ अ गिवन कर्व। जैसे y इक्वल टू x² है तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालनी है। ठीक है, x² + c मान लो, तो पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ये। अब dy बाई dx की जगह लिख दो -gx/dy, बस फिर से सोल्व कर दो इसको। ऐसा लिख के dy बाई dx की जगह -gx/dy से रिप्लेस करके फिर से सोल्व कर दो। अब जो नया कर्व आएगा दैट विल बी द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द गिवन कर्व। y इक्वल टू x² + c की ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी अगर आपको निकालनी है, पहले उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद dy बाई dx को -gx/dy से रिप्लेस करके सोल्व कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ? सर आप वो यूज कर रहे हो ना m1 into m2 is equal to -1। फंडा वही यूज हो रहा है। ठीक है, हमेशा dy बाई dx इंटू dx, मतलब dy बाई dx दोनों का प्रोडक्ट हमेशा -1 होना चाहिए, तो इसलिए एक का dy बाई dx उसको -gx/dy से रिप्लेस कर दिया और सोल्व कर दिया। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, और यार जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए या डिस्कस किए, ठीक है, ये एंड नहीं है, ये स्टार्टिंग है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप नोट्स देखोगे, जितनी बार आप नोट्स देखोगे ना आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ट्राई किया करो कि जब भी लेक्चर होता है एक बार जाके नोट्स देखा करो। ठीक है, अब इसके फिर से नोट्स देखना, आपको मैंने सब चीजें नहीं कवर होती, मोटा मोटा सब कवर हो गया, कंसेप्ट सारे कवर हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है या कुछ ना कुछ चीज ऐसी होती है जिसमें आपको नया देखने को मिलेगा। तो ट्राई किया करो कि एक बार आप नोट्स फिर से देख लो। ठीक है, फिर बाकी तो आपको पता है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, बात खत्म। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो ठीक है यार, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तब तक क्वेश्चन सोल्व करो, बहुत सारे डाउट्स पोस्ट करते रहो, जो भी ग्रुप पे डाउट आ रहे हैं उसको सोल्व करते रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।